छोटे भाई को अंदाज़ा हो जाता है कि बड़े भाई कुछ कर रहा है, तभी अंकल इतना परेशान है। वो कहते हैं, अब ये मकान जो देखने के लिए आए आपने क्या किया? तो वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये जो ईमान है इसके ससुराल वाले ने 90 लाख रुपए मांगे हैं नकदी में। बहनों ये बड़े होशियारी के साथ वो पेपर्स जो उन्होंने लोन के लिए उसके बाप ने रखे होते हैं उसे रखा था ताकि ईमान देख ले। तो ईमान फौरन अपने बाप को बुलाती है, बाबा आपको 90 लाख की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो वो कहता है कि बस चुप कर जो, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने किया है, लेकिन अब वो खारिज हो गई है। तो इतने में बड़ी बहन सवेरा आ जाती है। वो पूछती है कि ईमान बस कर दो, तुम बाबा को क्यों परेशान कर रही हो? तो वो कहती है कि अच्छा तो ये आप लोगों की सारी साजिशें चल रही हैं, आपके शौहर का अभी तक पेट नहीं भर रहा। इतना बुरा भला कहती है कि सवेरा के मुंह से निकल जाता है, बस कर दो ईमान, ये हम मेरे ससुराल वाले नहीं बल्कि तुम्हारे ससुराल वालों की फरमाइश पे पैसे मांगे हैं। गुस्से से जाती है और स्टेज पे खड़ी होती है। बाप हाथ जोड़ रहा होता है कि ईमान चुप कर जाओ, लेकिन वो उसके हाथों की बिल्कुल परवाह नहीं करती, बल्कि सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहती है कि आप लोग देख रहे होंगे ना मैं अकेली स्टेज पे कैसे आ गई, तो सबसे गुजारिश है कि पैसे निकालें और अपने टेबल के ऊपर रख दें, क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं इन्होंने बहुत सारे पैसे की दरख्वास्त की है, मेरे बाबा के आगे हाथ फैलाए हैं। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे बाबा पैसे दें या फिर मेरी शादी में आए हुए बाराती। इतनी बेइज्जती के बाद सब मेहमानों से कहते हैं कि आप सब अपने घर तशरीफ़ ले जाएं और मेरी शादी नहीं होने वाली। आहिस्ता इस बात पे बहुत खुश हो जाती है और बिल्कुल मुकर जाती है कि उसने कभी पैसों की बात की भी थी। सवेरा गवाह होती है। सवेरा कहती है, क्या कह रही है आंटी, मेरे सामने आपने पैसे मांगे थे अब अंकल से? तो वो कहती है, अच्छा कोई सबूत है, कोई बात कहीं मैंने कहा हो, कोई मैसेज कॉल? तो आगे से अंकल वो कहते हैं कि बस कर दो भाभी, इतना ज़्यादा मुझे ना आजमाएं, आपने खुद ने कहा था। लेकिन वो बात को ऐसे टाल मटोल कर देती है और कोई बात ही नहीं आने देती और फिर अपनी फैमिली को लेके घर वापस चली जाती है। तो घर पे जब पता चलता है, ईमान फ़ौरन कॉल करती है और कहती है कि ये तुमने जो फ्लैट लिया था, मुझे अब समझ लगी कि तुमने मेरे से ही पैसे लेने थे, मेरे बाप से पैसे लेने थे, तुम्हारी ये थी मोहब्बत। वो बुरा भला कहती है उसे और फ़ोन बंद कर देती है। उसी तरह बड़ा बहनोई ईमान की वीडियो बना लेता है और सेंड कर देता है जैन को ताकि वो देख ले। वो सब देख के इतना हैरान होता है कि ये ईमान बोल रही है, ईमान ने इतनी बेइज्जती की है सबकी। इस तो बड़े चीख चीख के कह रही होती है, ये हैं आपके खानदानी लोग, कितनी बेइज्जती करी है, बड़े मजमे में हमें रुसवा कर गई ये लड़की। जैसे ही उसको शौहर जाता है वो कहती है, देखें मैं कामयाब हो गई ना अपने काम में, आइंदा के बाद आपने मेरे बेटे के दरमियान में टांग नहीं अड़ानी, आपने जो करना था कर दिया, अब मैं जानू मेरा बेटा जाने बस। उसे कहती है, उसे समझाती है कि तुमने अपने बेटे को भी नहीं देखा, अपने बेटे की भी परवाह नहीं की। दूसरी तरफ जैन बेचारा मुसलसल रो रहा होता है क्योंकि वो मोहब्बत करने लगा था ईमान से, ईमान को दिल से चाहने लगा था। और ईमान उधर रो रही होती है कि मैं वाकई मोहब्बत हो गई थी मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा, वो भी जैन के साथ, और उसने मुझे धोखा दिया। अपनी बड़ी बहन के गले लग के खूब रोती है वो कि क्या कसूर था इन लकीरों में, मेरी तकदीर में, मेरे साथ ऐसा होना था। सफेरा अपनी बहन को समझाती है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हुआ है जो होना था, क्योंकि कल जो तुम्हारी हालत मेरे जैसे बनने से बेहतर के आज ही ख़त्म हो गए हालात। दूसरी तरफ जो सलार के मामू है वो उस शादी में शिरकत करते हैं, तो वो उस लड़की की बातों से बहुत ज़्यादा वो बुरा लगा होता है। वो कहता है, उस लड़की के घर जाते हो तुम्हें जिसने अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, पूरे ख़ानदान के आगे रुस्वा कर दिया, मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मुझे लग रहा है ये लोगों की चाल है ताकि अमीर लड़कों को अमीर लोगों को फंसा सकें। दूसरी तरफ ईमान के बाप जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उनको एकदम से हार्ट अटैक होता है, लेकिन ईमान को नहीं बताते। ईमान फिर भाग के जाती है हॉस्पिटल, लेकिन उसकी बड़ी बहन खूब मना करती है कि तुमने सामने नहीं आना, बाबा ने बार बार सख्ती से मना किया था। और जो कि अब कैंसर हो गया है ब्लड में, तो सलार से समझाता है कि थोड़ा सब्र करो, अभी अंकल के सामने ना आओ। लेकिन वो चिढ़ के कहती है, अच्छा मेरे बाप के सामने मुझे तुमसे लेने की परमिशन है पहले? सलार का मामू कह देता है कि मैं अब थोड़े से दिन और यहाँ पे स्टे करूँगा, ज़रा सूरत हाल को देखूंगा और अब सलार की शादी करके ही जाऊँगा, तो बेहतर यह है कि आप उन लोगों को बुलाएं, मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जहाँ पे तुम लोगों ने उसका रिश्ता किया हुआ है। तो इस बात पे तो सलार के बाप के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ जो ईमान है वो अपने बाप के पाँव पे जाके गिड़गिड़ाती है, रोती है, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे माफ़ कर दें, मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दें, मुझे आपने कुछ नहीं बताया। तो बाप मुंह फेर लेता है और उसे कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन ईमान फिर भी रोती है, कहती है मैं आपके पास से नहीं जाऊँगी, जब मैं बीमार होती हूँ आप मुझे छोड़ के जाते हैं, कहते हो मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ। तो सलार से समझाता है कि आप अंकल को डिस्टर्ब ना करें, बहुत मुश्किलों से उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, थोड़ा सब्र करें, आराम से हो जाएगा सब। इतने में कॉल आती है जैन के आपा के पास के जैन को अटैक हो गया है,
تو فوراً سے ماں باپ ٹکٹ کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور آپا اپنے گھر دوسرے والے میں آ جاتی ہے۔ سالار ملنے کے لیے آتا ہے تو ایمان راستہ روک لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اور کھانا کھایا انکل نے؟ تو اور تم کہاں سے لے کر آتے ہو کھانا؟ ایک بیمار آدمی کو گھر کا کھانا دینا چاہیے نہ کہ بازار کا۔ تو سالار سے کہتا ہے میں گھر سے ہی بنوا کے لے کر آیا تھا کھانا۔ سویرا کے پاس کال جاتی ہے کہ جلدی سے آؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ تو وہ جیسے اپنی ساس سے پرمیشن لینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو ساس اسے کہتی ہے یہ کیا تم ہر روز بیگ اٹھاتے چلے جاتے ہو؟ اب اس کا رشتہ تو اس نے توڑ دیا، لیکن میری جو پوتی ہیں انہیں دور رکھنا، کہیں یہ نہ ہو کل کو یہ بھی ایسے ہی کرے اپنے باپ کے ساتھ۔ تو آگے سے سویرا کہتی ہے کہ بہتر ہے نا کہ پہلے سے ہی رشتہ ختم کر دیا جائے، ورنہ باپ بیچارے کو پسنا پڑتا ہے، ساری عمر دینا پڑتا ہے۔ ایمان کا باپ سالار کے ساتھ مل کے اپنے دکان کے معاملات طے کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں ایمان آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے سب چیزوں کو میں دیکھوں گی۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اجازت دی ہے سالار کو۔ تو اتنے میں آپا کے پاس کال آتی ہے کہ شائستہ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی آپا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف سویرا جو کہ سمجھاتی ہے ایمان کو، وہ کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس میں زین کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف زین کی والدہ آئی تھی، ابو کو بار بار انہوں نے کیا تھا، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ سوچتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی باتیں سن لی ہوتی ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بھی اس گھناؤنی سازش میں شامل ہے، اس کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے دعا کا رشتہ، ایمان کا رشتہ ختم کروانے میں۔ لیکن ایمان منع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بہت ہی مشکلوں سے اس جنجال پورے سے نکلی ہوں، میں دوبارہ اس میں نہیں پھنسنا چاہتی اور میں اب دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کروں گی زین کے ساتھ۔ سالار کا ماموں سے بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم اس فیملی سے دور رہو، مجھے وہ بالکل ٹھیک نہیں لگے، اور تم اپنے فیکٹری کیوں نہیں جاتے؟ تو سالار کے منہ سے نکل جاتا ہے فیکٹری جانا ہے تو دور کی بات، مجھے تو بھائی دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ بس اتنی بات ہوتی ہے کہ وہ ماموں کہتا ہے اچھا تمہاری فیکٹری اور تمہیں نہیں جانے دیتا؟ وہ فوراً سے بلاتا ہے اسے، اور وہ بھائی اتنا چلاک ہوتا ہے، آگے سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ 15 لاکھ کس نے چوری کر لی تھی؟ 2 دن گیا تھا فیکٹری میں، اور جب میں نے پوچھا CCTV فوٹیج نکالی تو وہ 15 لاکھ کو جلا دیا، اور کہتا ہے ہاں بھائی سالار بتاؤ تم نے ایسا کیا تھا نا؟ تو سالار کے کہہ دیتا ہے فوراً کہ ہاں میں نے جلائے تھے۔ تو اس بات پہ ماموں کا بہت دل دکھتا ہے، ماموں بہت پریشان ہوتا ہے سالار کے لیے۔